हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था कौन सा, डीपीएसपी। लक्ष्मीकांत के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। टॉपिक डालो, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बताओ, ये ओरिजिनली थी क्या? जब मैं ये बोलता हूं कि ओरिजिनली थी क्या, इसका मतलब क्या होता है कि जब संविधान लिख के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, जब इस टाइम तक लिख के संविधान तैयार हो गया था, उस टाइम पे ये थी क्या, इसको हम बोलते हैं कि ओरिजिनली थी या नहीं। ठीक है, तो ओरिजिनली थी क्या, ओरिजिनली नहीं थी। अब अगर ओरिजिनली नहीं है और संविधान में अगर कुछ चेंज लाना है, कुछ सुधार लाना है, भाई कोई चीज अगर 1949 के हिसाब से ठीक थी और वो क्या पता 2019 के हिसाब से ठीक ना हो, 2019 के हिसाब से ठीक ना हो, तो अगर उसमें हमें कुछ चेंज लाना है तो क्या लगता है, अमेंडमेंट। ठीक है, तो अगर कोई नई चीज आई है तो क्या लगा होगा, अमेंडमेंट लगा होगा। पहली चीज तो ये ओरिजिनली नहीं थी। ठीक है, तो इंक्लूड हुई है ये इंक्लूडेड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस अमेंडमेंट एक्ट से जो जो चेंजेस आएंगे उसको लिखते रहना। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि इसने इतने सारे बदलाव लेके आया है। ठीक है, अब ये बताओ, हमने सारी चीज कहीं ना कहीं से कॉपी की है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। ऐसे ही ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कहां से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर। कहां से दिया हमने, यूएसएसआर से। अब डीपीएसपी किस पार्ट में थी, 4 में। इसने एक नया पार्ट ऐड किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने, दैट इज 4th ए। और आर्टिकल डीपीएसपी कहां खत्म हुए, 51 पे। इसमें है कितने, 51 ए। ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज दी इन्होंने हमें, नहीं बेटा 10। ओरिजिनली थी कितनी, 10 ड्यूटीज, एक ड्यूटी बाद में इंक्लूड हुई थी। ठीक, ओरिजिनली 10 ड्यूटीज। अब एक फैक्ट की बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल नेशंस हैं, यूएसए से बड़ा तो भाई कौन ही लिबरल है। ठीक है, यूएसए, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, ये सब जो हैं, इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है दैट हैज फंडामेंटल ड्यूटीज। नो डेमोक्रेटिक नेशन अदर देन इंडिया एंड जापान। डेमोक्रेटिक नेशन सिर्फ कौन कौन से हैं, जो बड़े हैं और डेमोक्रेटिक भी हैं, इंडिया और जिनके पास फंडामेंटल ड्यूटीज लिखित में हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सोरेन सिंह कमेटी। ये कमेटी आई थी 1976 में। इस टाइम पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी और 1975 में क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, तो जब इमरजेंसी लगाई गई तो कांग्रेस गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि भाई हमें शायद फंडामेंटल ड्यूटीज भी चाहिए। ठीक है, तो 1976 में ये बनी और 1976 में इन्होंने रिकमेंड किया कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज लाओ। इन्होंने रिकमेंड कितनी ड्यूटीज की थी, 8, और गवर्नमेंट लाई कितनी थी, 10। ठीक है, ऐसा पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी ड्यूटीज थी जो इन्होंने रिकमेंड की थी लेकिन वो नहीं आई थी, मतलब इट वाज रिकमेंडेड बाय कमेटी बट नॉट इंक्लूडेड
इन्होंने एक तो ये कहा कि जो भी आदमी या जो भी मतलब औरत या तो जो भी कोई और, यानी जो भी कोई सिटीजन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करेगा तो उनको क्या मिलेगी, पेनल्टीज या उनको सजा मिलेगी। ठीक है, इसने बोला वायलेशन फॉर ऑल दोज, नहीं वायलेशन जो भी करेगा उसके लिए क्या प्रावधान है, पनिशमेंट और पेनल्टी, ये चीजें होंगी। एक ये भी कहा था कि अगर इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर तुम कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट में भी नहीं रोक सकते, वो सब भी था, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है फिर ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, यानी ये इन्होंने बोला था कि ये फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन है क्या, ये ड्यूटी हमारी नहीं है। क्रिटिसिज्म और वो सब बाद में बात करेंगे, पहले मेरे को ब्रीफली मैं सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा जो इस पूरी ड्यूटी में जो एक मैजिकल वर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि वैसे तो तुम्हें इसमें पूरा एलोबरेट करके एग्जामिनर इस तरह से भी दे सकता है कि वी शुड कीप इन माइंड दैट वी हैव दिस नेशनल फ्लैग और वो सब, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा वो क्या होगा, नेशनल फ्लैग। अब अगर कहीं नेशनल फ्लैग लिखा है तो इतना तो तुम समझ ही जाओगे कि हमारी ड्यूटी क्या है, कि हमें इसकी रेस्पेक्ट करनी है। ठीक, अरे 10 हैं, एक बाद में इंक्लूड हुई थी, एजुकेशन ऐड हुआ था बस, बता रहा हूँ जो मैं लिख लिया। 10 ड्यूटीज जो ओरिजिनली हैं, प्रेजेंटली 11 है, दैट इज कि हमें सम्मान करना है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। भाई अगर कहीं पे भी राष्ट्रगान चलता है तो हम अब भी अपनी मूवमेंट रोक के खड़े हो जाते हैं उस पोजीशन में। ये क्या है, ये हमारी ड्यूटी है कि भाई अगर कहीं पे भी तुम राष्ट्रगान सुनोगे तो तुम्हें चलते नहीं रहना है, एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट शो करने के लिए ये हमारी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसका मतलब ये हुआ जो लोग, जो रिवोल्यूशनरीज इंडियन नेशनल मूवमेंट में जिन लोगों ने हमको देश में आजादी दिलाई है या उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं उनके एफर्ट्स खराब ना जाएं, तो एटलीस्ट हम सिर्फ कितना कर सकते हैं कि उनकी पीठ पीछे अब भी अगर हम उनका नाम लें तो हम सम्मान से उनका नाम लें। वी शुड शो रेस्पेक्ट, ठीक है, एज इन रेसिप्रोकेशन। और तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, बट इतना तो हम कर सकते हैं कि जो लोग इस फ्रीडम में शामिल थे उनके प्रति हम सम्मान दिखा सकते हैं। रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, इसको सिर्फ इतना ही लिख लेना, रेंडर नेशनल सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी देश को आपकी जरूरत होगी आपको सदैव तैयार रहना पड़ेगा, जिस भी कैपेसिटी में आप हो। ऐसा नहीं होता कि जब वॉर की सिचुएशन होती है या फिर वॉर अगर होता है तो जो आम नागरिक हैं उनसे भी बोल दिया जाता है कि वॉलंटरीली अगर आप में से कोई भी ज्वाइन आर्मी को करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, दैट इज योर रेंडर सर्विस, कि जब भी देश को जरूरत हो। अब सिर्फ वॉर की बात नहीं होती, नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर आप देश के एक अच्छे नागरिक हो, अपने टैक्सेस अच्छी उसमें दे रहे हो, किसी को कुछ बुरा नहीं कर रहे, तो भी तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। ठीक है, रेंडर नेशनल सर्विस का मतलब ये हुआ कि देश के हित में काम आना, जब भी तुम किसी भी तरह से देश के लिए काम आ सको। नेक्स्ट, हार्मनी से पहले लिखेंगे नेशनल सिक्योरिटी, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी। भाई ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। जिस देश में तुम रह रहे हो काम ऐसे करो कि उस देश की सोवर्निटी, उस देश की इंटीग्रिटी, उस देश की सिक्योरिटी खराब ना हो। ठीक है, जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे एक बार 100 बार, ऐसे ऐसे जो नारे हैं, अगर ये किसी यूनिवर्सिटी में अगर ऐसे नारे लगाए जाते हैं तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, कि देश में रह के अगर तुम ऐसी बात करते हो तो देश में रह के काम ऐसे करो कि जिससे देश की सोवर्निटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी बनी रहे। फिर है हार्मनी। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मनी? एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना। ऐसा क्यों कहा, ये ड्यूटी हमको क्यों दी?
क्योंकि इंडिया इज नोन टू बी द लैंड ऑफ पेक्युलैरिटीज, डाइवर्सिटीज, विभिन्नताओं का देश है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले अलग, साउथ वाले अलग, ऊपर कश्मीर वाले अलग, सेंट्रल वाले अलग, ठीक है। एक ऐसा भी इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट हों और 25 बिरादरियां हों, ठीक है। लेकिन संविधान ने कहा कि इन सारी चीजों को भी तुम साइड में रख के रहना कैसे, भाईचारे से, ब्रदरहुड से, प्यार से रहना, दैट इज हार्मनी। नेक्स्ट, जो हमारा रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उन पे ऐसा काम मत करना, उनको प्रिजर्व करने का काम करना, उनको खराब करने का काम मत करना। भाई अगर ताजमहल पे जाके अगर कोई ताजमहल देख के और वहीं पे चिप्स खा के और वहीं पे अगर कोल्ड ड्रिंक खिला के आ रहा है ना, तो वो भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, क्योंकि ताजमहल भी क्या है, राष्ट्रीय धरोहर है, इंडिया के नाम से जाना जाता है कि भाई हाँ भारत में एक ऐसे ऐसे इज अ सिंबल ऑफ लव, दैट इज ताजमहल, ठीक है। तो एक आदमी ने वहां पे अपने खाया पिया वहीं पे फेंक दिया, तो दूसरे आदमी ने किसी और का खाया हुआ उठा के वो जस्ट डस्टबिन में डाल दिया, तो जो दूसरा आदमी है उसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी की है, पहले वाले ने पूरी नहीं की। नेक्स्ट, एनवायरमेंट। भाई सब कुछ तभी तो ठीक रहेगा अगर पर्यावरण ठीक रहेगा, तो आप अपने सिंगल एफर्ट या एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ कलेक्टिवली एफर्ट्स ऐसे रखो कि एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है वो बहुत अच्छा रहे, यानी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एफोरेस्टेशन नॉट डिफोरेस्टेशन। भाई तुम्हारी अगर पर्सनल कैपेसिटी में सिर्फ इतना है कि जी सारे देश में तुम्हें पेड़ लगा नहीं सकता, एक तो लगा सकते हो, एक पेड़ लगाओ, अपनी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करो, ठीक है। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सिविल भी है, सिविक भी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सिविक भी है। मोरल और सिविक यानी देश, भाई देश के प्रति प्यार रखना, दैट इज सिविक, ठीक है। रेंडर नेशनल सर्विस, एनवायरमेंट ठीक रखना, वो सब रखना, दैट इज मोरल, ठीक है। वो हमारी मोरालिटी ग्राउंड्स है कि भाई ठीक रखना है, तो हमको अपना एनवायरमेंट भी ठीक रखना है। नेक्स्ट, इसको इंडिया में बिल्कुल ऐसा समझते हैं, ट्रेन में एसी टियर में जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो तौलिया उठा के ले आएंगे, कुछ नहीं होगा तो चद्दर उठा के ले आएंगे, भारतीय रेलवेज की। भाई तुम्हारी नहीं है, किसकी है, सरकार की, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक अग्निवीर के लिए आंदोलन हुआ था कि भाई लोगों ने गुस्से में ट्रेन जला दी, तुम्हारी थी वो ट्रेन, उस ट्रेन की कीमत 200 करोड़ रुपए है, ठीक। और इतना शायद तुम कलेक्टिवली जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे पूरी लाइफ कमाओगे भी नहीं, इतनी छोटी सी देर में तुमने गवर्नमेंट का इतना नुकसान कर दिया, ठीक। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा काम ये होना चाहिए कि हम इस पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करें, ना कि इसे हम खराब करने का काम करें, ठीक। नेक्स्ट, ये अच्छा है, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है बेटा अपना खुद का दिमाग, कि ये नहीं है कि अगर किसी ने आके तुमसे कुछ कहा तो तुम उसकी भाषा बोलने लगो, किसी और ने आके अगर कुछ कहा तो उसकी भाषा से ऐसे मतलब हो जाए, मतलब इजीली फिकल माइंडेड नहीं होना चाहिए। सुनो सबकी, लेकिन दिमाग रखो किसका, अपना, कि हाँ भाई इसने ये कहा, मुझे इसकी 4 बातें अच्छी लगी, सुनो, इसने ये कहा, मुझे इसकी एक भी बात अच्छी नहीं लगी, उसको छोड़ो, अपना दिमाग रखो एंड हैव दैट साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, ये ड्यूटी तो तुम लोग डेली खराब करते हो। इसका सीधा सा और लेमन भाषा में मतलब ये हुआ कि डेली प्रयास करो कि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन हो, और जैसे आप कल थे और ऐसे अगर आप आज हो, यानी कोशिश करो कि कल से आज तक तुम में अपने आप में कोई बदलाव लाया हो, कोई ना कोई एक पॉजिटिविटी चीज लाई हो, और ऐसे बदलाव करते करते किधर की तरफ मूव करो, श्रेष्ठता की हो, श्रेष्ठता कि भाई एक्सीलेंट, बिल्कुल बेस्ट, ठीक, उसकी तरफ को जाओ। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब है ये एजुकेशन, ये वाली जो है एजुकेशन वाली, ये ओरिजिनली नहीं थी। अब अगर कोई चीज ओरिजिनली नहीं है तो क्या लगेगा, अमेंडमेंट।
86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, ये इससे आई थी। तो राइट नाउ वी आर हैविंग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन ओरिजिनली कितनी थी? 10, ठीक है। क्रिटिसिज्म इज कब नेक्स्ट? अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी, फंडामेंटल ड्यूटीज में और इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो किस चीज का है? लिख लिया इतना। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जस्टिशिएबल इन नेचर हैं और ये नॉन जस्टिशिएबल। यानी अगर आपको ये नहीं मिल रही, अगर इनका हनन हो रहा है, तो यू कैन मूव टू कोर्ट्स, इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। लेकिन अगर कोई ये फॉलो नहीं कर रहा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन फिर वही बात जो मैंने एग्जाम हैक बताया कि अगर इसमें कोई ये बोल दे कि क्या पार्लियामेंट अपने एक लॉ से इसको जस्टिशिएबल कर सकता है क्या? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि पार्लियामेंट ये कर सकता है क्या, तो एम्बली ऑलमोस्ट एवरीथिंग पार्लियामेंट कैन, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि पार्लियामेंट इनको बाय लॉ ऐसा कर सकता है कि अगर ये कोई फॉलो ना करे तो उसके लिए पनिशमेंट हो जाए, तो ऐसा कर सकता है, इनको जस्टिशिएबल बना सकता है। तो पार्लियामेंट की अगर पावर पे बात आएगी तो पार्लियामेंट कैन, बट राइट नाउ कैसी है? नॉन जस्टिशिएबल। उससे भी बड़ा डिफरेंस ये है, फंडामेंटल राइट्स जो ड्यूटीज है ना, ये सिर्फ हैं ओनली टू सिटीजन्स, ये सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे जो सिर्फ इंडियंस के पास हैं, कौन कौन से? 30, 14, 15, 19, 29, 30, ठीक है। ये सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं, लेकिन ये सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन है। अब मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, बट अगर करोगी नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो तुम सब लोगों पे केस चल रहा होता अंडर स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, क्योंकि ये ड्यूटी हम लोग खराब कर रहे हैं। कुछ लोगों पे तो साइंटिफिक टेम्पर में भी चलता, ठीक है, हार्मनी में भी चलता, इंटरनेशनल सर्विस में भी चलता, दुनिया भर के केस होते हैं, ठीक है। इनका क्रिटिसिज्म देखो क्या क्या बताया। पहली चीज तो कि ये देखो, मतलब इंदिरा गांधी की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे जो अपोजिशन में गवर्नमेंट थी उन्होंने इसका अपोज किया था। लेकिन जब नेक्स्ट गवर्नमेंट मोरारजी देसाई की आई थी, वो चाहते तो इनको हटा सकते थे अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन उन्होंने ये हटाई नहीं थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी जब, उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड था इस पे कि जैसे लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जैसे वो अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, ऐसे ही वो अपनी ड्यूटीज का भी ध्यान रखें। भाई राइट्स देना, जो मेजोरिटी ऑफ जो भार है वो किस पे है? सरकार पे, कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। जो ड्यूटीज का भार है वो किस पे है? पब्लिक पे, कि भाई तुम्हें भी ऐसा नहीं करना, ठीक। तो वाइल इंजॉइंग, ये फैंसी सी भाषा में इस तरह से बुक में लिखा होगा कि वाइल इंजॉइंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस कंट्री वन शुड बी हैविंग इन माइंड और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज ऑल्सो, बिकॉज सिटीजन्स आर नॉट मेयर स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर समझते हो? स्पेक्टेटर दर्शक, के सिटीजन सिर्फ दर्शक बन के सारी चीज देखें ना, ये भी अपना से उसमें दे, अपना योगदान दें। अपना योगदान कैसे देंगे? कैसे देंगे? अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा के। अब इसके क्रिटिसिज्म में क्या कहा इसको? क्रिटिक्स ने इसको क्या कहा? कोड ऑफ मॉडल परसेप्ट्स।
ऊपर ही है, इसमें बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कोड ऑफ इसका क्रिटिक है सबसे जोरदार, ठीक है। इसका क्रिटिक है कि कोड ऑफ मॉडल परसेप्शन, इसका मतलब ये है, भारी से वर्ड का उलझना नहीं है। एक तलवार का क्या काम अगर उस तलवार में एज ही ना हो? एक चाकू का क्या काम अगर उसमें शार्पनेस ही ना हो? ऐसे ही इन्होंने कहा कि जब ये नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर, और अगर हम इनके लिए कहीं जा ही नहीं सकते, भाई ये सिर्फ एक मोरल ऑब्लिगेशन है, अगर किसी ने नहीं की तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जब कार्रवाई ही नहीं हो सकती, इट इज लाइक टाइगर विदाउट टीथ या टाइगर विदाउट टूथ, ठीक है, टूथलेस टाइगर, कि भाई जब ये काट ही नहीं सकता तो फिर इसका मतलब क्या है कि इसको हमने इस तरह से रखा है, ठीक। एक क्रिटिक इसका ये हुआ कोड ऑफ मॉडल प्रिसेप्ट्स कि ये नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर। दूसरा इसका ये हुआ, इन्होंने कहा हाँ सुपरफ्लोस, वो भी ठीक है, इसमें आ जाएगा। और इन्होंने कहा कि ये जो तुमने ये पार्ट 4A बनाया है ना, इट इज ऑफ नो यूज, कि फिर भाई और क्या करना चाहिए था कि तुम्हें इन ड्यूटीज को पार्ट 3 में ही इंक्लूड करना था, ऑन पार विद, यानी साथ साथ किसके? फंडामेंटल राइट्स के। अगर ये फंडामेंटल राइट्स के साथ होती तो इनकी वैल्यू शायद और भी ज्यादा बढ़ जाती। अब इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है क्योंकि तुमने इनको अलग बिल्कुल उसमें रखा हुआ है, तो इट इज ऑफ नो यूज। और क्या है? हाँ यही सब है मेनली। हाँ मतलब कि ओरिजिनली तो ये थी नहीं, तो क्या उस टाइम पे जो इतने बड़े ब्रिलियंट माइंड्स थे, अगर ये इतनी ही जरूरी चीज होती तो कम से कम उन्हें भी तो पता होता, उन्होंने अगर नहीं डाली तो ये इंक्लूजन इसका नहीं था। अब अगर तुम इसको इंक्लूड कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, लेकिन ठीक है। अब इसमें एक सिग्निफिकेंस में और कुछ होंगे, सिग्निफिकेंस में और कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ये चैप्टर इतना ही है, बट सिग्निफिकेंस में या फीचर्स में या किसी और चीज में कुछ लाइनें दे देते हैं जिससे वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि ये फंडामेंटल राइट है या ये डीपीएसपी है। जैसे डीपीएसपी में क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज करने में बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ही इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, किसमें? डीपीएसपी में, कि ये तो तुम्हारी डीपीएसपी है कि तुम एक अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप रखो, बट ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो बस उतना ध्यान होना चाहिए। सिग्निफिकेंस बोलना इसकी क्या है? हाँ ये है सिग्निफिकेंस, यानी है ही क्यों ये, और कहां काम आ सकती है। सिग्निफिकेंस इसका ये है, हेल्प्स इन एग्जामिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। अंडर आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है, ऐसे है। अब ये देखो ये क्या है कि हमारे संविधान ने जुडिशियल रिव्यू की पावर दी हुई है कोर्ट्स को, कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या डीपीएसपी के खिलाफ है, तो हम ऐसे लॉ को क्या घोषित कर सकते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ऐसे ही ये भी हेल्प करती है कि अगर कोई ऐसा लॉ आया है, ऐसा कोई पार्लियामेंट का लॉ आया है जो खराब करता है किसको? एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी को, तो उसको भी कोर्ट्स क्या कह सकते हैं कि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस चीज को एनालाइज करने में ये कोर्ट्स की हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था सिग्निफिकेंस? हाँ वो तो मैंने बताया, एनफोर्सेबल बाय लॉ, अब ये भी नहीं बताया तुम लोग को मैंने, ये बस थोड़ी सी अलग भाषा में। एनफोर्सेबल भी किया जा सकता है इसको, लेकिन कैसे? बाय लॉ। और ये बाय लॉ कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर चाहे तो उनका एनफोर्सेबल भी कर सकता है, कुछ अगर चाहे तो कुछ पेनल्टीज भी इनके खिलाफ लगा सकता है कि अगर कोई इस ड्यूटी को फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए ये पेनल्टीज है, ठीक है। और क्या है?
सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, भाई दिमाग में रहना चाहिए ये हमारे कि हाँ इट इज़ आर मोरल ग्राउंड्स और हमें ये सब चीज़ें करती रहनी चाहिए, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है इन दैट फॉर्म। और ठीक है, हाँ तो उन्होंने जस्टिफाई किया था अपने स्टेटमेंट में। एक इसमें कमेटी आई थी, वर्मा कमेटी, ठीक है। सिंपल से स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है कि जो वर्मा कमेटी थी वो इनमें से किसके लिए थी, फंडामेंटल राइट्स के लिए थी या ड्यूटीज के लिए थी। 1999 में आई थी। ये याद रखना किसके लिए आई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आई थी, वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, ईयर 1999। ये क्यों आई थी, ये एग्जामिन करने के लिए कि भाई ये जो सारी हमारी ड्यूटीज हैं, अगर इनको हमें और थोड़ा सा अच्छे से करना है तो क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं, या कोई हम लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का लॉ ला सकते हैं कि जिससे ये ठीक हो जाए। तो इसी के अंडर इन्होंने ये एनालाइज किया था और कुछ लॉ भी आए थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का, वो हार्मनी में हेल्प करेगा कि भाई तुम्हें सब जातियों को एक साथ ट्रीट करना है और एक साथ रहना है। राइट्स, सिविल राइट्स, ठीक है, सिविल राइट्स वाला 1955 का, ठीक है। इसके लिए भी फिर कुछ आया, एनवायरमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक, और यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए एक्ट आया, ठीक है। ये भी किस लिए आया कि भाई इन ड्यूटीज को सपोर्ट करने के लिए, कि क्योंकि वैसे तो अगर इनको कोई मानेगा नहीं तो सजा तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट का लॉ आ गया और अगर फिर कोई बात नहीं मान रहा तो फिर उसके लिए सजा है, ठीक। तो यूएपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अच्छा, इसमें कुछ लोग गुस्सा इसलिए भी थे इससे, इसके क्रिटिक ये भी थे कि इन्होंने ना कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज थी जिनको इंक्लूड नहीं किया, और ये कुछ फालतू की हैं जिनको इंक्लूड किया। जैसे कि इन्होंने कहा कि राइट टू कास्ट अ वोट, या ये तुम्हारी ड्यूटी है कि यू शुड कास्ट योर वोट, तुम्हें वोट देने का अधिकार है। ऐसे ऐसे जो वो हैं वो भी तुमने इनसे दूर रखे हैं, इसलिए भी ये सुपरफ्लोज हैं और इनमें कमी है, ठीक। यानी राइट टू वोट को इंक्लूड नहीं किया था, ये भी इसका क्या हुआ, लीगल राइट है लेकिन ड्यूटी थोड़ी है हमारी। फंडामेंटल, तो जो इसके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने यही तो कहा कि अगर तुम इसको, लीगल राइट है लेकिन अगर तुम इसी को इसको फंडामेंटल ड्यूटी में डालते तो इसकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ती। मतदान हमारे यहाँ होता कितना परसेंट है, और 70 से ऊपर नहीं जाता। 70 से ऊपर अगर जाता है ना, 75 प्लस, तो दोबारा हो जाता है चेक कि इतना मतदान कैसे हुआ। दैट इज जो कॉमन है, हाँ वही बता रहा हूँ। रिसेंटली विधानसभा के जो चुनाव हैं, ठीक है, छोटे मोटे चुनाव की बात नहीं कर रहा, यूं तो गाँव में अगर 500 वोट है तो 450 भी पड़ जाती है, ठीक है। बट जो प्राइम मिनिस्टर के चुनाव, विधानसभा के जो चुनाव हैं, वो आज भी स्टेट्स में जो कॉमन है दैट इज 55%, 50%, 56%, 60% मैक्सिमम, ठीक है। अगर उसी ड्यूटी का सब लोग अपना अगर अच्छे से वो करते तो वो 60% पे मेयरली क्यों होता, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि राइट टू वोट को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए था फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत में सिर्फ 2-3 पेज का चैप्टर है, और जितना ये बोर्ड पे लिख के पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ। इसके बाद अगर आप एक एम लक्ष्मीकांत की रीडिंग कर लोगे तो दैट विल सफाइस फॉर एनी एग्जाम ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही छोटा सा, अमेंडमेंट, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए दिस इज मी हिमांशु सोम साइनिंग ऑफ, टाटा।